Good morning students. My name is Rashmi Sharma. Welcome to Galaxy Coaching Institute. आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की बुक आरओ का 3rd चैप्टर जिसका नाम है कविता के बहाने। कविता के बहाने जो कविता है उसको शुरू करने से पहले इसका जो लेखक परिचय है कुंवर नारायण जी का उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम कविता को समझेंगे और उस कविता में क्या कवि कहना चाह रहे हैं अपनी बात को उसको हम व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ेंगे। कुंवर नारायण नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं। तार सप्तक कवियों में भी उनका एक प्रमुख स्थान रहा है। कुंवर नारायण जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में 19 सितंबर 1927 को हुआ। कुछ समय तक उन्होंने युग चेतना पत्रिका का संपादन भी किया। बाद में उन्होंने बहुत से देश जैसे पोलैंड, रूस तथा चीन आदि का भ्रमण भी किया। वे आजकल नया प्रतीक छायानट पत्रिकाओं का संपादन भी करते रहे। कुंवर नारायण को आत्मजयी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वैसे तो उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और आत्मजयी जो उनकी कृति है उस पर उन्हें वो प्राप्त हुआ था। कुंवर नारायण अज्ञे द्वारा संपादित जो तृतीय सप्तक था उसके भी प्रमुख कवि रहे हैं तथा उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में काव्य रचनाएं की हैं। यानी जो भी काव्य रचनाओं की विधाएं होती हैं उनमें लगभग सभी में उन्होंने लिखा है। जैसे उनका काव्य संग्रह है चक्रव्यूह 1956 में आया, 1956 में परिवेश, हम तुम, आमने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इत्यादि। प्रबंध काव्य है जिसको पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था आत्मजयी के नाम से। कहानी संग्रह है आकारों के आसपास, समीक्षा है आज और आज से पहले, साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार। उनकी कविताओं में विचार पक्ष की प्रधानता रही है और भावुकता की कमी देखी गई है। उनके काव्य की जो भाषा है वो साहित्य भाषा जो है वो खड़ी बोली है और उनकी कविता में बहुत पेचीदा शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता, आम बोलचाल की भाषा मिलती है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी शब्दों का भी उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी कृतियों में प्रयोग किया है। सर्वत्र मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है और काव्य में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक और रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ये तो हुआ हमारा कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। अब हम देखते हैं उनकी कविता कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत कविता का अंश दिया गया है उसमें पहली लाइन में लेखक कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यानी कविता जो होती है उसको अगर हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो किस प्रकार है। वो ऐसे है जैसे चिड़िया की उड़ान होती है। जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे ही हमारा मन, हमारी भावनाएं नए नए रंग रूप में उड़ती हैं और उसको हम किसी को समझाने के लिए बोल सकते हैं कि कविता उसी तरह की उड़ान है जिस तरह की चिड़िया की। परंतु दूसरी ही लाइन में यहाँ लेखक कहते हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन हम किसी को समझाने के लिए तो हम कह सकते हैं कि कविता की उड़ान और कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान से समझा जा सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कविता जो है, कविता की उड़ान जो है उसे चिड़िया की उड़ान के बराबर समझना चाहिए या चिड़िया उस उड़ान को समझ पाएगी। क्यों नहीं समझ पाएगी? क्योंकि चिड़िया की उड़ान जो है वो सीमित होती है। वो अपने घोंसले से उड़ती है, दाना चुगती है, अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करती है और शाम को अपने जो घोंसला है, अपना जो नीड है उस पर वापस आ जाती है। तो कविता की उड़ान को यहाँ लेखक ने सीमित दिखाया है। लेकिन जो चिड़िया की उड़ान है उसको लेखक ने सीमित दिखाया है। लेकिन जो कविता की उड़ान होती है वो असीम है, उसका कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हर रंग में, जीवन के हर रंग में दिखाई देती है और ये लेखक की भावनाओं पर निर्भर होता है कि वो किस समय क्या महसूस कर रहा है और वो कविता में उन शब्दों को किस तरह से पिरोता है।
जैसे अगर हम मानते हैं आजकल का माहौल चल रहा है, कोरोना है, बहुत महामारी चारों तरफ फैली हुई है, हम न्यूज़ में आसपास देखते हैं कि लाशों का ढेर लगा हुआ है सड़कों पर, लोग मर रहे हैं। तो ऐसी हालात में जब कोई कवि कविता लिखेगा तो उसकी कविता में उदासीनता होगी, संघर्ष होगा, विद्रोह होगा आसपास के सिस्टम के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें, ये भावनाएं उसकी कविता में निर्धारित होंगी। लेकिन वही कवि अगर किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाता है, सामने हरे हरे सुंदर सुंदर पहाड़ हैं या बर्फ से ढके सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ हैं जहाँ तक नज़र जाती है, खूबसूरत झरना है, दूर तक फैली हुई नदी है जिसमें बहुत ही शीतल पानी हमें आकर्षित कर रहा है, उसके अलावा घने पेड़ हैं, घास के मैदान हैं, सुंदर सुंदर पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो उस समय जो वो कविता का सर्जन करेगा तो वो जो कविता होगी वो कैसी होगी, वो प्रकृति की सुंदरता का उसमें समावेश होगा। चिड़ियों की आवाज़ों को प्रतीक के रूप में वो यूज़ करेगा, प्रयोग करेगा। अगर वही इंसान कहीं पर शादी ब्याह के मौके पर है अपने घर में या अपने दोस्तों के साथ, तो वो जो मस्ती वाला जो मूड होगा, अगर वो कविता कर रहा है तो वो सारी चीज़ें समावेशित उसमें होंगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि जीवन के हर रंग का, यहाँ तक कि अगर वो आध्यात्मिक असर है उसके ऊपर उस समय, तो वो जो कविता करेगा उसमें ईश्वर का के बारे में होगा, अध्यात्म के बारे में होगा, आत्मा परमात्मा के बारे में होगा। तो उसकी कविता का हर रंग निराला होगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। जीवन का हर जो रंग है वो कविता में शामिल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि जीवन की हर चीज को अपनी कविता में शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कविता एक उड़ान है, मन की उड़ान है, मन की भावनाओं की उड़ान है। इसको हम चिड़िया के बहाने से समझ सकते हैं, लेकिन कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। बाहर भीतर, इस घर उस घर, मतलब हम बाहर जब जाते हैं तब हमारी उड़ान अलग होती है, मन की भावनाएं अलग होती हैं, घर में अलग होती हैं। हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर कुछ और माहौल है, कुछ और भावनाएं होंगी, बाहर कहीं जाएंगे तो कहीं और होगी। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, जब कविता मन की भावनाओं को पंख लगते हैं और वो आकाश में, खुले आकाश में विचरण करती है, तो उसके जो माने हैं, जो उसका मीनिंग है, उसको एक चिड़िया नहीं समझ सकती। ये हमारी सॉरी ये हमारी लाइनें यहाँ पर क्लियर होती हैं। अब हम दूसरा जो स्टैंजा है पोएम का वो देखते हैं। कविता एक खिलना है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना फूल क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ पर फिर वही बात आई है कि अगर हम कहें तो कविता एक तरह से वही ऐसे ही है जैसे फूल खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, लाल, पीले, नीले, नारंगी, अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो जैसे वो फूल खिलते हैं रंग बिरंगे, वैसे ही हमारी जितनी भी भावनाएं होती हैं, जितना भी हमारा संवेदनशीलता होती है, वही उसका हर रंग लेकर जो लेखक है वो एक नई कविता का सृजन करता है। उसी तरह रंग बिरंगे फूल जैसे खिले होते हैं, वैसे ही कविता के आंगन में भी नए नए फूल खिले होते हैं। यानी हर रंग को, जीवन के हर रंग को अपनी कविताओं में वो दर्शाता है। कविता का खिलना फूल, भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता के खिलने में, फूल के खिलने में एक अंतर है। फूल खिलता है, 2-3 दिन तक वो अपनी खुशबू, अपना रंग दूसरों को देता है, आकर्षित करता है लोगों को। उसके बाद क्या होता है, वो मुरझा जाता है, उसके पत्ते की पत्तियां गिर जाती हैं और वो खत्म हो जाता है। लेकिन कविताएं जो होती हैं वो आज से अगर 100 साल पहले भी लिखी गई हैं और आज भी हम उसको पढ़ते हैं, तो वही भावना, वही फीलिंग, वही रोमांच वो हमारे अंदर पैदा करती है। तो कविताएं जो हैं वो कभी मुरझाती नहीं, उनका कभी अंत नहीं होता। आज से 100 साल पहले कबीरदास जी ने क्या कहा, तुलसीदास जी ने क्या कहा, रहीमदास क्या कह गए, सूरदास क्या कह गए, अगर उन बातों को मीराबाई ने क्या कहा, अगर हम आज भी अपने जीवन में उन चीज़ों को देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, कोई सही दिशा प्राप्त होती है। तो जो कविताएं होती हैं, जो काव्य होता है, वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा जीवन में रहता है। बहुत सारे लेखक हैं जिनको मरे हुए भी 50-50 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ी होगी माखनलाल चतुर्वेदी की
एक पोयम है पुष्प की अभिलाषा। चाहा नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं देव के चरणों पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तुम वनमाली देना उस पथ पर फेंक जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाएं वीर अनेक। तो ये मातृभूमि की एक के प्रेम की कविता है। अगर हम इसे आज भी पढ़ते हैं तो हमारे मन में उत्साह पैदा होता है, उस त्याग वो बलिदान को हम महसूस कर पाते हैं जो उस समय रहा होगा। तो कविताएं जो हैं वो कभी नहीं मरती। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो फूल को वो फीलिंग नहीं पता, उसको तो पता है कि खिलना है, 2-3 दिन रहना है और फिर मुरझाकर खत्म हो जाना है। लेकिन कविता जो बिना मुरझाए हमेशा महकती रहती है, उसका मीनिंग कोई फूल नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर चिड़िया से ऊपर रखा कुंवर नारायण ने कविता को, और फूल के खिलने से भी ऊपर रखा। तो इसीलिए कहा गया है कि कुंवर नारायण की जो रचनाएं हैं उनमें भावना से ज्यादा विचारों को महत्व दिया गया है। फिर जो थर्ड स्टैंजा है उसको देखते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता को हम समझ सकते हैं एक खेल की तरह। जैसे बच्चे हैं वो नए नए खेल खेलते हैं और वही उत्साह होता है उनमें, खेलने के समय उमंग होती है, जोश होता है। तो वही एक लेखक के पास होता है जब वो अपनी कविता का सृजन कर रहा होता है। दूसरे, किसी भी जगह पर कहीं भी आप बच्चों को बिठा दो, वो वहाँ पर कोई भी खेलने की वस्तु उनके पास ना हो, कोई खेलने की सामग्री ना हो, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई खेल बना लेते हैं। किसी भी चीज़ से वो खेलने बैठ जाते हैं। जैसे हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है कि माता के आंचल जो चैप्टर था 10th में, उसमें हमने पढ़ा कि जो वो कवि है, लेखक है उस चैप्टर का, वो क्या करता है बचपन में, वो पेड़ों के पत्ते तोड़ तोड़ कर चारों तरफ रख लेते हैं, उसकी प्लेट बना लेते हैं, उस पर मिट्टी रख देते हैं और वो उनकी मिठाइयाँ, जलेबी, समोसे, कचौड़ी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो खुद सर्जन कर लेते हैं अपने खेल का। तो इसी प्रकार से जो कवि होता है, जिसका मन मतलब कवि हृदय है, जो लिख सकता है, जिसमें वो क्वालिटी है, वो किसी भी चीज़ पर, दुनिया की किसी भी चीज़ पर, सुई से लेकर पहाड़ तक किसी भी चीज़ पर वो कविता कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो कविता एक खेल है, कवि के लिए भी वो एक मनोरंजन का साधन है। बच्चों के बहाने हम उसको समझ सकते हैं। बाहर भीतर, वो बाहर चला जाए, घर में हो, यानी अगर वो कमरे के अंदर बैठा है तो कमरे में रखी हुई चीज़ों पर भी वो कविता कर सकता है, और अगर वो बाहर है तो वो अनंत आकाश पर, आसमान की ऊंचाइयों पर, सागर की गहराइयों पर, किसी भी चीज़ पर वो कविता कर सकता है। यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ पर उन्होंने कहा कि बच्चे में जो है वो भेदभाव नहीं होता। कहीं भी किसी भी स्थान पर वो खेलने बैठ जाए, वो किसी और के घर जाए तो वहाँ भी अपने घर की ही तरह बिल्कुल एकदम बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना निश्चिंत होकर खेलता है और निश्चिंत होकर वो अपने खेल का मजा ले रहा होता है। तो ऐसे ही जो कवि मतलब भेदभाव को दूर कर देता है बच्चा, अपने घर का और दूसरे के घर का। जैसे हम अपने घर में बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे हुए होते हैं, कहीं और जाते हैं तो थोड़े से हम झिझक जाते हैं, हिचक जाते हैं, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। उसे कहीं भी ले जाओ, वो उसी मस्ती से वहाँ पर खेलना शुरू कर देता है। तो भेदभाव मिटाता है जिस तरह बच्चा, उसी तरह जो लेखक होता है, जो कवि होता है, वो भी भेदभाव मिटाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वो झोपड़ी पर भी कविता करता है और वो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों पर भी कविता करता है। वो बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते हैं उन पर भी कविता करता है, तो वो एक किसान, एक मजदूर पर भी कविता करता है। तो वो जो समाज को एक पारदर्शिता देता है, भेदभाव मिटाता है और लोगों को अपने दायित्व के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागृत करने का काम भी कवि करता है। तो यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है हमारी। कविता के बहाने कविता के तीनों स्टैंजा जो हैं वो हमने कवर कर लिए। अगली जो कविता है इन्हीं की, इसी चैप्टर में, बात सीधी थी पर, इसको हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें कवर करेंगे।